अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है और शुरू के जो 2 मैचेस हैं, 2 वनडे मैचेस, वो पाकिस्तान ने जीत लिए थे। और इसके पीछे की वजह भी एक ही है, पिच। रावलपिंडी की पिच ऐसी है, PSL में भी सबने देखा ही था कि जो दूसरी बैटिंग कर रहा है वही जीत रहा है। यानी कि अगर जो टॉस जीत रहा है वो दूसरी बैटिंग कर रहा है और मैच भी वही जीत रहा है। और पाकिस्तान के साथ लक ने साथ दिया कि दोनों बार ये टॉस पाकिस्तान ने जीता और सेकंड बैटिंग करी पाकिस्तान ने और टारगेट इजीली चेस कर लिया पिच की वजह से। सारा कमाल पिच का है यहाँ पे। फ़खर जमान ने सेंचुरी भी बनाई है, तो पिच की वजह से ऐसी बैटिंग हो पाई है। तो हम सारा क्रेडिट देंगे पिच को, क्योंकि पिच ऐसी ये सबको दिख ही रहा है, रावलपिंडी की बैटिंग पिच है। और बॉलर्स का तो यहाँ कोई काम है ही नहीं। बॉलर सिर्फ यहाँ पे भागते आते हैं और बॉल फेंक देते हैं, बस कुछ होता नहीं हो। कितनी भी वो कोशिश कर लें, पिच की वजह से बॉल में कुछ दम आता ही नहीं है। तो बैटिंग पिच की वजह से पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीत लिए न्यूजीलैंड की बी टीम के अगेंस्ट। अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता होता तो फिर ये मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते होते। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया था T20 में, उनकी बी टीम है, ये A टीम तो भी आई भी नहीं है। तो बी टीम इतना टफ टाइम दे रही है पाकिस्तान को। तो 2 मैच पाकिस्तान ने शुरू के जीत लिए और अब तीनों मैचेस जो हैं वो कराची में। और कराची की पिच का अभी पता नहीं है कैसी है, बैटिंग है या बॉलिंग है, क्या होता है कराची के स्टेडियम में। लेकिन अभी चांसेस ऐसे लग रहे हैं मुझे, 80% चांसेस कि न्यूजीलैंड की जो ये बी टीम है वो अभी ये तीनों वनडे जीत के सीरीज भी जीत लेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। 80% चांसेस है और ऐसा नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो वैसी अगर हम कंपेयर करें न्यूजीलैंड की बी टीम से तो पाकिस्तान की टीम जो है स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये न्यूजीलैंड की जो बी टीम है ये भी कुछ कम नहीं है। और जो ना हारने वाला एटीट्यूड होता है इनके अंदर, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के अंदर भी होता है, उस एटीट्यूड की वजह से मैच जीत जाते हैं। जैसे T20 सीरीज में आखिरी में हमने देखा था, 5 T20 था और तीसरा T20 था। एक T20 में शायद बारिश हो गई थी, तो अगर ये बारिश नहीं होती तो न्यूजीलैंड सीरीज जीता होता वो। तो न्यूजीलैंड ने बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान को और ऐसा हो सकता है कि न्यूजीलैंड आखिरी के 3 मैचेस जीत जाए और सीरीज भी जीत जाए। और लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली थी। उस वक्त तो खैर न्यूजीलैंड के पास अच्छे प्लेयर्स थे 2-3 और, लेकिन अभी वो भी नहीं है। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो पूरी न्यू है, लेकिन इस न्यू टीम ने भी बड़ा टफ टाइम दे के रखा है पाकिस्तान को और इतनी आसानी से मैच जीतने नहीं दे रहे ये लोग। तो 80% चांसेस मेरे हिसाब से ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड आखिरी के 3 मैचेस जीतकर सीरीज जीत सकता है पाकिस्तान की A टीम के अगेंस्ट। ये सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड बी टीम वर्सेस पाकिस्तान A टीम। तो पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड की बी टीम को सही से टफ टाइम नहीं दे पा रही है। तो अब देखते हैं कि कराची के स्टेडियम में क्या होता है, पाकिस्तान टीम मैच जीत भी पाती है, नहीं जीत पाती है, या न्यूजीलैंड ये तीनों मैचेस जीत के सीरीज जीत लेगा। तो ये अब देखते हैं कि क्या होता है। और वनडे मैचेस की अगर हम बात करें तो बैटिंग पोजीशंस कुछ चेंज हुई हैं। ओपनिंग पेयर पे अब आते हैं इमाम उल हक और फ़खर जमान, और ये दोनों ही बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। फ़खर जमान जो है वो अटैकिंग प्लेयर है, इमाम उल हक डिफेंसिव प्लेयर है। इमाम उल हक के ऊपर अलग एक तनकीद होती है, वो तनकीद सबको पता ही है इंजमाम उल हक की वजह से, जो फवाद आलम और इमाम उल हक का जो सीन हो गया था। फवाद आलम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन चीफ सेलेक्टर उस वक्त इंजमाम उल हक साहब थे और उन्होंने इमाम उल हक को सिलेक्ट कर लिया था। उनके भतीजे हैं या भांजे हैं जो भी हैं, इसकी वजह से तनकीद होती है इमाम उल हक के ऊपर। लेकिन एज अ प्लेयर की बात करें तो इमाम उल हक एक अच्छे बैट्समैन है। और अभी ये दोनों ओपनिंग पे आते हैं, फ़खर जमान और इमाम उल हक, और दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पिच का कमाल है, और रावलपिंडी की पिच थी बैटिंग पिच, सबने देखा ही है। तो इस बैटिंग पिच की वजह से ये दोनों ओपनर चल भी पाए, वरना फ़खर जमान एक अटैकिंग प्लेयर है और ऐसा होता है कि एक आध इनिंग में ऐसी खेल जाते हैं वो कि वो सेंचुरी बना देते हैं, 150 रन बना देते हैं। तो अटैकिंग प्लेयर का ऐसा है कि वो कभी कभार एक आध इनिंग में चल जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लगातार भी चल जाते हैं। लेकिन अभी इधर रावलपिंडी में बैटिंग पिच की वजह से ऐसा हो पाया। तो बैटिंग पिच की वजह से जो है बैट्समैन चल भी पाए। इमाम उल हक ने भी नॉर्मल खेला है और फ़खर जमान ने अच्छा खेला है। अब बैटिंग पोजीशन की बात करें तो पहले आते थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग पे, अब ये दोनों ही ओपनिंग पे नहीं आते हैं। बाबर आजम साहब ने ओपनिंग पोजीशन तो छोड़ दी, लेकिन वो अभी भी 1 डाउन पे ही आते हैं। और ये दोनों पोजीशंस ऐसी हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैट्समैन स्कोर कर पाए। अभी ओपनिंग पे फ़खर जमान और इमाम उल हक इतना खेल लेते थे, जब इनमें से कोई आउट होता था तो फिर 1 डाउन पे बाबर आजम आते थे। और बैटिंग पोजीशन की वजह से, 1 डाउन आने की वजह से बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं स्कोर करी। एक फ़र्क पड़ जाता है ओपनिंग पोजीशन से। 49 एक में बना और एक में 43 रन थे शायद, हाफ सेंचुरी नहीं बनाई, होते होते रह गई लेकिन फिर भी नहीं बनाई। तो बैटिंग पोजीशन से बहुत फ़र्क पड़ता है और बाबर आजम को ये बात पता है, इसलिए वो ओपनिंग पे तो नहीं आ रहे हैं लेकिन 1 डाउन पे आ रहे हैं। और 1 डाउन पे भी चांस होता है कि बैट्समैन ज़्यादा रन स्कोर कर पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऊपर के बैट्समैन उनके पास ज़्यादा चांस होता है कि वो ज़्यादा बॉल्स खेल पाएँ, और ज़्यादा बॉल्स खेलेंगे तो
तो जाहिर सी बात है रन्स कर पाएंगे। अब इसी के साथ ही रिजवान साहब की भी बैटिंग पोजीशन चेंज हो गई है। वो पहले ओपनिंग पे आते थे, अब वो डायरेक्ट 5वें नंबर पे आते हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो बैटिंग पोजीशन है 5वें नंबर पर, वो खुश नहीं है इस बैटिंग पोजीशन से। अब यहाँ पे फरमाइशें कर लो या तो क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान में ऐसा है भी, अगर दोस्ती यारी है आपकी तो आप अगर फरमाइश कर भी दो ना तो वो फरमाइश आपकी मान ली जाती है, ऐसा होता है। और रिजवान साहब को भी ये बात पता है कि बैटिंग पोजीशन से फ़र्क पड़ता है अगर 5वें नंबर पे आकर वो बैटिंग करते हैं, और ऐसे वक्त पर उनकी बैटिंग आती है कि कम ओवर्स बचे और शुरू के जो बैट्समैन हैं उन्होंने इतना खेल लिया कि बैटिंग उनकी इस कंडीशन पे आती है कि ओवर्स कम बचें, तो फिर चांसेस बहुत कम होते हैं कि बैट्समैन स्कोर कर पाए। और अगर कोई ऊपर का बैट्समैन चल जाता है और अगर उसने 2-3 मैच में परफॉर्म कर दिया तो फिर रिजवान साहब की जो ओपनिंग पोजीशन है वो तो चली गई, वो फिर 5वें नंबर पर आकर ही बैटिंग करेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो फिर ऐसा हो सकता है कि टीम से निकाल दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो बैटिंग पोजीशन से फ़र्क तो पड़ता है। इन सब मामले में बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन अभी भी बेहतर है। 1 डाउन की पोजीशन, ओपनिंग और 1 डाउन ये दोनों ही ऐसी पोजीशन है जिसपे रन स्कोर किए जा सकते हैं। लेकिन जिस बैटिंग पोजीशन पे अब रिजवान साहब आ रहे हैं नंबर 5 पे, इस पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्कोर कर पाए बैट्समैन। लेकिन फिर भी इस सीरीज़ में जो भी ये 2 वनडे हुए हैं उसमें रिजवान साहब की इस कंडीशन पे बैटिंग आई है कि उन्होंने थोड़ा परफॉर्म किया है, और उसमें भी पिच का कमाल है। पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी तो स्कोर कर भी पाए वो। और अगर सपोज कर लीजिए ऊपर के बैट्समैन ने ज़्यादा खेल लिया होता और ओवर कम होते तो फिर स्कोर करना बहुत मुश्किल होता। ये तो कंडीशन अलग थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोर हो गया रिजवान से, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर वक्त। तो टीम में यही होता है कि अपनी जगह बनी रहे और एक आध मैच में ऐसा परफॉर्म कर दें कि आगे भी चांसेस मिलते रहें। तो जगह बनाने के लिए और टीम में बैटिंग पोजीशन ऐसी मिल जाए कि इतना परफॉर्म कर दूं कि जगह बनी रहे टीम में, तो ये एक होता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ज़्यादातर कि अपनी जगह बनाने के लिए जो है वो टीम में सिलेक्ट होने के लिए ऐसा करते हैं प्लेयर। तो पाकिस्तान टीम में ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फरमाइश करें और आपकी जो ये फरमाइश है वो मान ली भी जाए। जिस बैटिंग पोजीशन पे खेलने को मिल रहा है उस पर खेल लीजिए। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में सिलेक्ट ही नहीं करते हैं जबकि वो डिजर्विंग है, वो तो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। उनकी बस यही कंप्लेन है कि उनको टीम में तो सिलेक्ट कर लो कम से कम। और रिजवान साहब को तो टीम में जगह भी मिली हुई है और उनकी बैटिंग भी आ रही है और वो रन्स भी उन्होंने स्कोर करे हैं इस सीरीज़ में। तो इस तरीके की कंप्लेन, ये कंप्लेन ही है, तो इस तरीके की कंप्लेन ना ही करें तो बेहतर होगा। कम से कम टीम में तो चांस मिल रहा है तो खेल लो, जिस बैटिंग पोजीशन पे भी चांस मिल रहा है। फिलहाल अब देखते हैं कि आगे की सीरीज़ में क्या होता है। अब आईपीएल की बात करते हैं और आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट का मैच हुआ था और आरसीबी की टीम ने टोटल 126 या 127 रन से स्कोर करे थे और टारगेट कोई ज़्यादा था नहीं, जाहिर सी बात है, दिखने में ही लग रहा था। और जिस तरीके की बैटिंग लखनऊ सुपर जायंट के पास है, स्टोइनिस जैसे बैट्समैन उस टीम में मौजूद हैं, तो ये लग रहा था कि ये टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरसीबी ने मैच जीत लिया और आरसीबी में भी विराट कोहली साहब ने परफॉर्म किया और फैफ डुप्लेसी ने 44 रन डुप्लेसी के शायद और 31 रन कोहली के, बाकी बॉलिंग में सिराज वगैरह ने संभाल लिया। तो मैच आरसीबी जीत गया था। और फिर जब मैच खत्म हुआ, प्लेयर्स जो है वो हाथ मिलाने के लिए आते हैं, तो हाथ मिलाते वक्त कोहली और गंभीर ने सही से हाथ मिलाए नहीं। वो देखा था वीडियो में, ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद फिर जो है बात थोड़ी बिगड़ गई, मुंहमारी भी हो गई थी गौतम गंभीर और विराट कोहली की। ये हुआ था बहुत पहले जब विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में कुछ फड्डेबाजी हो गई थी मैच के दौरान। केकेआर में उस वक्त थे शायद गौतम गंभीर साहब और विराट कोहली जो है आउट हो गए थे, तो कुछ किसी ने शायद बोल दिया होगा। और विराट कोहली का ऐसा है भी कि जब वो आउट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा कुछ बॉलर उनको थोड़ा सा बोल दे तो उनकी हट जाती है, जो कि सही बात नहीं है। आउट होगा, आपकी गलती है, आपने सही शॉट नहीं मारा, उस पर अगर थोड़ा बहुत किसी ने कुछ बोल दिया या थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हुआ है तो उसमें क्या हो गया, उसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तो बहरहाल ये पुरानी बात थी जब गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई हुई थी और अब ये इस मैच में दोबारा हुआ है। हाथ मिलाते वक्त जो है उन्होंने सही से हैंडशेक नहीं किया और उसके बाद फिर बात खराब हो गई। लेकिन वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि विराट कोहली जब गौतम गंभीर के पास बात करने आए तो वो थोड़ा सा आराम से बात कर रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहे थे। और गौतम गंभीर साहब का भी बिहेवियर जो है वो थोड़ा ख़राब ही है। उन्होंने दूसरे प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी सी बदतमीजी की और लड़ाई की है और वो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि वो एकदम ही सेंसलेस बातें होती हैं। इसमें विराट कोहली जो है वो सही से बात करने आए भी थे गौतम गंभीर के पास, लेकिन गौतम गंभीर जो है वो सही से बात नहीं कर रहे। तो फिर बाद में प्लेयर्स वगैरह ने मामला सही कर दिया था। और इनके बीच में एक नवीन उल हक है जो अफगानिस्तान का एक प्लेयर है, इसने पहले आमिर से भी बदतमीजी की थी और लड़ाई करने की कोशिश की थी। वो जो फिर एंड में शायद अफरीदी ने आके उसको कुछ बोला था, वो सबने देखा ही होगा। वो इस मैच में भी कुछ ना कुछ कर रहा था, बदतमीजी और लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। तो नवीन को मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना तुम्हारा पेस आ रहा है उसके हिसाब से ही बात किया करो और तुम कोई इतने खास और बड़े प्लेयर हो भी नहीं कि तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मैं कूल लग रहा हूँ और
अगर मैं कुछ बदतमीजी कर दूंगा प्लेयर्स के साथ तो थोड़े से भरम आएंगे, लोग मुझे जानने लगेंगे कि क्या बॉलर है, कुछ नहीं लग रहे हो, कोई कूल नहीं लग रहे हो, एकदम बेकार प्लेयर लग रहे हो, एकदम बेकार इंसान लग रहे हो। ये हरकतें करने के बाद कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम बेकार ही हो, लेकिन ये जो हरकतें नवीन ने करी हैं इसके बाद से ये ऐसा दिख ही रहे हैं कि एक बेकार इंसान लग रहे हैं। तो उनको बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। और विराट कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर ऐसे फैन मानते हैं, लेकिन उसकी एक रिस्पेक्ट है, तो लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है नवीन को। तो ये एक कहानी हो गई थी इस मैच के बाद, और फिर इन पे फाइन भी लगा है। तो एग्रेशन थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मैच में मज़ा भी आता है, मैच इंटरेस्टिंग बन जाता है, लेकिन एग्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर बात ख़राब हो जाती है। तो अब ये प्लेयर्स को समझना चाहिए कि कितना एग्रेसिव होना है। तो ये कुछ बातें थी इस वीडियो में, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा।